हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट टाइम हमने किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, इंटर का मतलब होता है अलग अलग। इंटर होगा अलग अलग, या फिर मैं बोल सकता हूं डिफरेंट, और इंट्रा होगा सेम मॉलिक्यूल। हाँ जी, जैसे बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मींस दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या लिख सकते हैं द हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist within different molecules। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमारी बात हुई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया NH3 का, ठीक है। फिर मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं NH3 का, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ठीक है। और इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता हूं NH3 के बीच। NH3 एक मेरे पास मॉलिक्यूल है और वाटर मेरे पास मॉलिक्यूल है, वाटर मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये भी अलग मॉलिक्यूल है और ये भी अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स सेम, इंट्रा होगा सेम। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस within the same molecule, within the same molecule। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाँ जी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हमारे पास होता है फिनोल OH।
फिनोल, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पर मींस सेकंड पोजीशन पर अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, NO2 ग्रुप अगर मैं लगा देता हूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर है? तो मैं इसको बोल सकता हूं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्मॉलर साइज है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है होगा, लेकिन ये सारा का सारा मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। मैंने एक दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसमें नहीं लिया है, ठीक है। हाँ जी, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर बात कर सकते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड हमारे पास होता है COOH और OH, सैलिसाइक्लिक एसिड। इसमें भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, सैलिसाइक्लिक एसिड। जो कि एक साल्ट होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पेन किलर होता है, ठीक है। हाँ जी, सैलिसाइक्लिक एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, या कॉमन नेम होगा इसका सैलिसाइक्लिक एसिड। इसमें भी क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि ये कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन होंगी वो यही होगी कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है, जैसे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, ठीक है, जो कि साइज में भी छोटा होना चाहिए। और दूसरा, उस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ही मस्ट है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो और उसके पास जो 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अल्कोहल है OH है और एक एसिड है, इसमें एक नाइट्रो है और एक अल्कोहल है, ठीक है। तो जो 2 फंक्शनल ग्रुप है वो प्लेनर होने चाहिए, मींस एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, या फिर हम लिख सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्लेनर। द फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट बी प्लेनर, मतलब वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। क्लियर है? जैसे NO2 इस प्लेन में लाई करता है तो OH भी इसी प्लेन में, थोड़ा बहुत भी टिल्टेड नहीं होना चाहिए, मींस आउट ऑफ प्लेन नहीं होना चाहिए, वरना बॉन्ड नहीं बनेगी। क्लियर है? तीसरी बात, उनके अंदर प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए। नंबर 3 हम बात करते हैं, उनके अंदर प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए। प्रोक्सिमिटी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन को, हाँ जी, उनके अंदर ओरिएंटेशन अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? मींस वो पास में लाई करने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं बनाता हूं पैरा नाइट्रोफिनोल OH, पैरा मींस 4th पोजीशन, 1 2 3 और ये 4th पोजीशन। अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता हूं, देखिए ये प्लेनर में भी है, ठीक है, और इसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन जो 3rd कंडीशन है प्रोक्सिमिटी, ओरिएंटेशन इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन दूर प्रेजेंट है और
जो ऑक्सीजन है ये भी दूर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो एक दूसरे के अंदर प्रॉक्सिमिटी नहीं है, ओरिएंटेशन इनकी अच्छी नहीं है, और दूर दूर है तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि पैरा नाइट्रोफिनोन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट ऑर्थो नाइट्रोफिनोन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। क्लियर है? तो ये होगा हमारे पास टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब हम इसके करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट क्या पड़ते हैं, हमें क्या मिलता है। ठीक है? किस चीज में ये हमारी हेल्प करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो एसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट भी कर सकते हैं। एसोसिएशन करना मींस मिलाना। जैसे हमारी बात हो चुकी थी कि जो एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? मतलब दो मोनोमर थे एसिड के, और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसको मिला दिया और उसको क्या बना दिया, एक ही मॉलिक्यूल बना दिया था। क्लियर है? तो ये हेल्प करती है इसमें एसोसिएशन में। क्लियर है? इसकी डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। क्लियर है? इंटरमोलिकुलर क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें भी जिस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं ईएज ऑफ सिमेट्री से। मेल्टिंग पॉइंट हम देखेंगे हमेशा ईएज ऑफ सिमेट्री से, ईएज ऑफ सिमेट्री या ईएज ऑफ फिटनेस इन क्रिस्टल लैटिस, ईएज ऑफ फिटनेस इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस होता है स्पेस, कि स्पेस में मॉलिक्यूल कितना फिट बैठता है। ठीक है? अगर उसका साइज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फिट बैठेगा, और साइज कम होगा तो स्पेस में वो कम फिट होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं उसकी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज उतनी ही ज्यादा होगी जितना उसका साइज होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कॉन्टिन्यूअस बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब इसका जो साइज है बढ़ता चला जाएगा और फिटनेस भी क्रिस्टल लैटिस में बढ़ती चली जाती है, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? जैसे हम बोल सकते हैं HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है अदर जो हमारे पास हैलोजन हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे HCl है, जैसे HBr है, सबसे ज्यादा किसका होगा, HF मॉलिक्यूल का होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है रूम टेम्परेचर पर। या फिर मैं बोल सकता हूं ग्रुप 16 हाइड्राइड है, ग्रुप 16 हाइड्राइड जैसे वाटर हो गया, H2O, H2S, H2SE, H2PE। क्लियर? उसने बोला कि यहां पर जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी जो सारे ग्रुप 16 हाइड्राइड है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है? हाँ जी। क्योंकि वाटर के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्लियर है? बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग
बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? सिर्फ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपने हाइड्राइड्स में, और इसी की वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लिक्विड की होती है एज कंपेयर टू गैस। क्लियर है? मतलब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। क्लियर है? और इसीलिए जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, बाकी ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो NH3 है, अमोनिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से, फॉस्फीन से। ग्रुप 15 हाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, NH3 है, PH3 है, ASH3 है, मैं बोल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू PH3 एज कंपेयर टू ASH3 या फिर ग्रुप 15 हाइड्राइड से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी या डिसॉल्विंग पावर। ठीक है, वाटर के अंदर कितनी टेंडेंसी होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सोल्यूट की डिसॉल्व होने की। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं सोलिबिलिटी। तो हम बोल सकते हैं जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। क्लियर है? सोलिबिलिटी हम बोल सकते हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। जैसे हम बोलते हैं अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है? हाँ जी। ROH है, अल्कोहल होता है ROH। क्लियर है? हाँ जी। ROH है और वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है वो इसके हाइड्रोजन एटम को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। क्लियर है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा तो पूरी तरह से वो सोल्यूबल हो चुका है। क्लियर? इसी तरह से ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो इसका मतलब ये क्या हो गए, सोल्यूबल बन गए हैं। ठीक है? तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके पास सोल्युबिलिटी भी होगी। हाँ जी। नेक्स्ट है कि जो आइस होता है उसकी डेंसिटी कम क्यों होती है देन वाटर। ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है? आइस फ्लोट क्यों करता है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्लोट्स ऑन वाटर। देखिए, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो फ्लोट करता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो उसमें सिंक करेगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, अगर आइस फ्लोट करता है वाटर की डेंसिटी से वाटर में, तो इसका मतलब जो आइस की डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी है वो लेस होगी, वो कम होगी वाटर की डेंसिटी से। ठीक है? और यही हमें प्रूव करना है कि जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम क्यों होती है। क्लियर है? हाँ जी। जो आइस है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है? जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है? टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं बना सकता हूं, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है, जब वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो
टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं। टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं और कनेक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे यहां पर ये 4 टेट्राहेड्रली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आइस में, इस तरह से इधर भी टेट्राहेड्रली मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनके बीच कैविटी प्रेजेंट होती है, या फिर मैं बोल सकता हूं स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? स्पेस प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? क्योंकि स्पेस प्रेजेंट है, हर जगह स्पेस प्रेजेंट है, तो डेंसिटी क्या, वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और डेंसिटी हमारे पास होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो आइस है वो टेट्राहेड्रली, उसमें वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें क्या होगा? तो इसलिए उसका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब मैं आइस को मेल्ट करता हूं, या थोड़ी हीट इसको दे देता हूं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोलैप्स करने लग जाती है, ये टूटने लग जाती है। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्पेस के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? या एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, या फिर स्पेस को क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। क्लियर है? अगर ये एक दूसरे के क्लोज आ गए तो इनकी वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कम हो गई है तो डेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई है। लेकिन जब ये आइस की फॉर्म में था तो उसकी डेंसिटी, क्योंकि स्पेस ज्यादा था, उसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी। ठीक है, और अगर आइस की डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पर फ्लोट करता है। क्लियर है? तो ये थी इसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर